वेलकम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग पादप जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं और पादप जगत के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बहुत ही बेसिक के बारे में जानेंगे। क्यों ऐसा, क्यों डिटेल में क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है ये चैप्टर 2 का होने वाला है। चैप्टर 2 किसका? क्लास 11th का। क्लास 11th का चैप्टर 2 होने वाला है। तो क्लास 11th के चैप्टर 2 में जितना टॉपिक कवर किया गया है बस उतना टॉपिक को ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे फर्दर डिटेल के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जो तीसरा चैप्टर है वो पादप जगत पर ही बेस्ड है। तो हम तीसरे चैप्टर में ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन जब अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें पादप जगत वाला टॉपिक आया है तो इसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिटेल्स जानेंगे। ओके, तो बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानना होगा कि पादप जगत आखिर होता क्या है। पादप जगत आखिर होता क्या है? तो पादप जगत में हम ऐसे चीज़ों को, ऐसे सजीवों को या ऐसे जीवों को रखते हैं जिनकी शरीर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बनी होती है और जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे हम रखते हैं किसमें? पादप जगत में रखते हैं। क्या कंडीशन होना चाहिए? कंडीशन ये है कि उसमें यूकेरियोटिक कोशिका होनी चाहिए और उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होनी चाहिए। तो हम उसे कहाँ रख देंगे? पादप जगत में रख देंगे। ओके, एंड ये जो पादप होते हैं, पादप का मतलब बेसिकली समझना है कि पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधा होता है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण करके ही ये अपना भोजन बनाते हैं। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। तो पादप जगत क्या होता है कि पादप जगत में हम पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक होते हैं, यानी जिनका शरीर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बना होता है और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। वे सभी किस में आ जाते हैं? पादप जगत में आ जाते हैं। और जो पादप जगत में आते हैं वे लगभग हर एक पादप जगत में आने वाला हर एक पादप प्रकाश संश्लेषण करके ही अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। बट कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, कुछ ऐसे विशेष प्रकार के जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे होते हैं कीट भक्षी पौधे और परजीवी पौधे। कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं? कीट भक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कीटों वगैरह को, कीट कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी वैसा पौधा होता है जो दूसरे पौधों पर आश्रित होता है, यानी दूसरा पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा, वो अपना खाना बनाएगा और ये परजीवी चोर के तरह जा करके उसका खाना चुरा करके ये भी खाएगा, ये होता है। तो कीट भक्षी यह आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी को हम लोग दूसरा शब्द में परपोषी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? परपोषी। विषमपोषी, परपोषी एक ही बात है। यह आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। कौन? कीट भक्षी आंशिक रूप से क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, यानी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, कीटों को पकड़कर अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ओके, एंड जो परजीवी होते हैं यह दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। ओके, तो जो कीट भक्षी है, जो कीट भक्षी पौधा है, उसका उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। उसका पहला उदाहरण है कीट भक्षी पौधा का ब्लेडरवर्ट। क्या है? ब्लेडरवर्ट। एंड दूसरा उदाहरण है वीनस फ्लाईट्रेप। क्या नाम है उसका? वीनस फ्लाईट्रेप। आप लोग को याद रखना है, जो कीट भक्षी पौधा है उसका जो उदाहरण है वो है ब्लेडरवर्ट और दूसरा है वीनस फ्लाईट्रेप। एंड और भी हैं, ये उदाहरण आपके बुक्स में दिए गए, इसलिए मैंने इसी उदाहरण को आपको सामने में शो किया है। ठीक है, और भी कई सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। परजीवी का एक अच्छा उदाहरण जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अमरबेल होता है। क्या होता है? अमरबेल। ओके, आप लोग को इनके उदाहरण याद रखने हैं ताकि जब क्वेश्चंस आंसर आप लोग कर रहे होगे तो वहाँ पर आप लोग को आसानी हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं। कौन कौन? कीट भक्षी पौधे होते हैं और परजीवी होते हैं। कीट भक्षी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि कीड़े मकोड़ों से
कीड़ों मकोड़ों को पकड़ करके उससे अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो वैसे पौधों को क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्लेडरवॉर्ट और वीनस फ्लाईट्रैप। और कुछ परजीवी पौधे होते हैं, ये दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, जैसे अमरबेल वगैरह। एंड जो पादप जगत में हम जिन पादपों को रखते हैं, पादप जगत में जितने भी जीव आए हैं, जितने भी पेड़ पौधे आए हैं, तो उनकी कोशिकाएं जो है वो तो यूकेरियोटिक है। अब यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो है पादप जगत वाला, इसका किस तरह का स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में हम लोग इसके बारे में फर्दर डिटेल के लिए चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ओके, तो हमको अभी चैप्टर 2 में कितना पढ़ना है, बहुत ही बेसिक ये पढ़ना है कि जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति होती है। क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, और वो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। इतना ही जानना है चैप्टर 2 में। बाकी का जो डिटेल्ड है इसको हम लोग डिटेल्ड में कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पादप जगत है उसको मुख्य रूप से कुछ वर्गों में बांटा गया है, जैसे 5 वर्ग यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म एंड पांचवा है एंजियोस्पर्म। अब देखो ये जो चौथा मैंने लिखा है ना, इसका हिंदी इस तरह से होगा जिम्नो, ओके, जिम्नोस्पर्म। तो थोड़ा आप लोग देख लेना, ये जो फॉन्ट यूज हुआ है ये संस्कृत का फॉन्ट है, इसलिए इस तरह का देखने के लिए आपको मिल रहा है। ओके, तो आप लोग इसको सुधार लेना। तो इस तरह से लिखना जिम्नोस्पर्म। ओके, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से आप लोग को लिख लेना है जिम्नोस्पर्म। ओके, तो पादप जगत को किन किन वर्गों में बांटा गया है, पादप जगत को बांटा गया है शैवाल में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। मेरे साथ रिपीट करो, 3-4 बार रिपीट करोगे तो ये नए नए वर्ड जो आ रहे हैं आपके चैप्टर्स में ये आप लोग को याद होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ आपको याद नहीं होते उन वर्ड्स को आपको रिपीट करना है। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड्स जुबान पे बैठता तक भी नहीं है, इस तरह के नए नए वर्ड्स आने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, रिपीट करना है बार बार। जब आपको उसको रिपीट करने लगोगे वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा और आपके जुबान पर वो बैठने लगेगा। तो क्या है, शैवाल है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मेरे साथ रिपीट करो आप, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस तरह से आप रिपीट करोगे तो वर्ड क्या होंगे, वो आपकी जुबान पर बैठना शुरू हो जाएंगे। नए वर्ड जितने भी आएंगे सब आपके जुबान पे बैठ जाएंगे और इजीली आप उन वर्ड्स को आप अपने चैप्टर्स में परिभाषा याद करने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें इजीली इस्तेमाल कर पाओगे। जब आपको वर्ड बोलना ही नहीं आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो दिक्कत करता है, ठीक है, पढ़ने में। तो कोशिश ये करना है कि जितने भी कठिन से कठिन वर्ड, नए से नए वर्ड आते हैं उनको आपको पहले सीखने की कोशिश करनी। ओके, तो ये पादप जगत का जो प्रमुख वर्ग है, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी वर्गों को भी हम लोग डिटेल्ड में नहीं पढ़ेंगे। यानी ये जो वर्ग होते हैं बस इतना जान गए कि इसको इन वर्गों में बांटा गया है, बस चैप्टर 2 में बस इतना ही जानना है। चैप्टर 3 में जब जाएंगे तो हर एक वर्ग में डिटेल्ड में जाएंगे और उसका डिटेल अध्ययन अलग से करेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पादप है, पादप जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, नॉर्मली पादप का मतलब ही समझना है कि क्या, पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या समझना है, पेड़ पौधे। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र का मतलब होता है लाइफ साइकिल, यानी कि जिसका उसका जो जन्म हुआ, उसका जो जन्म हुआ और प्राकृतिक मृत्यु और प्राकृत मृत्यु जब होगा, इस टाइम पे एक्सीडेंट से मरा तो उसका कोई गारंटी नहीं लेने वाले, ठीक है, लेकिन जन्म से जन्म लिया और प्राकृतिक रूप से उसका मृत्यु हो गया, तो ये जो बीच चला, यानी इस बीच में जो टाइम गया उसको कहते हैं जीवन अवधि। क्या कहते हैं, जीवन अवधि। तो अब ये जो जीवन अवधि है, इस बीच में होता क्या है, इस बीच में जो जन्म लिया था उस टाइम पे कुछ तरह की कोशिकाएं होती हैं, वो धीरे धीरे विकसित होती है। विकसित होने के बाद इसी बीच में
ये नए संतति को भी जन्म देता है, ये नए संतति को भी जन्म देता है। तो ये जो संतति के पास जो कोशिकाएं आ रही है वो तो आ रही है इसी से, ये जो पेरेंट था उसी से संतति के पास भी कोशिकाएं आ रही है। तो आखिर इस बीच में कोशिका का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, इसी चक्र के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो जो पादप का जीवन चक्र होता है, पादप के जीवन चक्र में दो प्रमुख अवस्थाएं आती है, यानी पूरा उसकी जिंदगी में दो तरह के अवस्थाएं आती है कोशिकाओं के लिए। क्या क्या अवस्थाएं होती है वो? पहला अवस्था होता है द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। क्या होता है? द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। ओके, द्विगुणित का मतलब, द्विगुणित वर्ड का इस्तेमाल जब भी होगा तो आपको समझना है 2n। 2n का मतलब क्या होता है? 2n का मतलब होता है कि कोशिका में पूरा का पूरा गुणसूत्र मौजूद है, कोशिका में पूरा का पूरा गुणसूत्र मौजूद है। और जब भी वर्ड इस्तेमाल होगा अगुणित, इसका मतलब समझना है n। n का मतलब होता है कि अब जो कोशिका है उसमें आधा गुणसूत्र बचा है। 2n का मतलब यानी द्विगुणित का मतलब है कि कोशिका में पूरा का पूरा गुणसूत्र मौजूद है। जैसे अगुणित बोल देता है तो समझ जाना है कि अब कोशिका के पास आधा गुणसूत्र ही बचा है। ओके, तो पादप जगत के पूरे लाइफ साइकिल में दो फेज आते हैं। दो फेज में से पहला फेज है द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। ओके, और दूसरा फेज है अगुणित युग्मको उद्भिद। पहला क्या है? द्विगुणित बीजाणु उद्भिद, और दूसरा क्या है? अगुणित युग्मको उद्भिद। तो पहला जो फेज होगा वो होगा द्विगुणित यानी 2n, और दूसरा जो फेज होगा वो होगा अगुणित यानी n। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक चक्र चलता रहता है। क्या होता है? एक चक्र चलता रहता है, यानी कि जब द्विगुणित बीजाणु उद्भिद होगा उससे बनेगा अगुणित युग्मको उद्भिद, और फिर अगुणित युग्मको उद्भिद से फिर बन जाएगा द्विगुणित बीजाणु उद्भिद, और यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक चक्र चलता है जिसे पीढ़ी एकांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पीढ़ी एकांतर कहा जाता है। ओके, तो चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये साइकिल, ये चक्र चलता कैसे है। तो इस चक्र का हम नाम देंगे जीवन चक्र की प्रक्रिया। जीवन चक्र किसका? जीवन चक्र पादप का। ये किसका जीवन चक्र है? पादप का जीवन चक्र की प्रक्रिया। ओके, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो पादप है उसका जो जीवन चक्र होता है उसमें जो पहला फेज आता है वो आता है युग्मनज का। किस चीज का आता है? युग्मनज का। अब युग्मनज में होता क्या है उसको देख लेते हैं। युग्मनज में क्या होता है? नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मक बनता है या द्विगुणित होता है। ओके, इतना आप लोगों ने सुना। अब देखो होता क्या है, सिंपल समझना है इस कॉन्सेप्ट्स को। जैसे मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। अब मान लो ये मादा है, मादा, ये है नर। ओके, अब जो मादा है इसके पास होगा अंडाणु। ये मैं नॉर्मली एनिमल्स में बता रहा हूँ, ठीक है, ये इंसानों में बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। ओके, और जो नर होता है उसके पास होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म होता है। अब क्या होगा कि एक टाइम आएगा, यानी कि निषेचन का टाइम, फर्टिलाइजेशन का टाइम। इस टाइम पे ये दोनों आपस में मिलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं संलयन करना। क्या कहते हैं? संलयन। संलयन, मिलना को कहते हैं संलयन करना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद क्या होगा? मिलने के बाद युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का, जाइगोट का निर्माण होगा। अब जब युग्मनज का निर्माण होता है तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो मादा के पास जो अंडाणु था, जो अंडाणु था मादा के पास, ये अगुणित था। क्या था? अगुणित था। और अब जो नर है, नर के पास जो शुक्राणु था वो भी अगुणित था। क्या हुआ? वो भी क्या था? अगुणित था। अब जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिला, संलयन किया, इसका n और उसका n, तो ये क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है, जो कि 2n बन जाता है, यानी द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, यही चीज आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। लिखा हुआ क्या है?
चलिए इसको जूम करके मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से, नर युग्मक कौन, एनिमल्स में चले जाते हैं हम लोग, यानी मनुष्य में नर युग्मक कौन होता है, नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। यह द्विगुणित होता है। कौन द्विगुणित होता है, युग्मनज द्विगुणित होता है। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि पहला जो फॉर्म होता है वो होता है युग्मनज का। किसका, युग्मनज का। युग्मनज के फॉर्म में होता क्या बेसिकली, जो नर युग्मक होता है वह मादा युग्मक के साथ मिल करके एक संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं युग्मनज, जो कि द्विगुणित होता है। जबकि जो नर युग्मक था पहले और मादा युग्मक था ये अगुणित था। क्या था, अगुणित था। अब ये दोनों आपस में मिल करके युग्मनज बनाता है जो कि द्विगुणित होता है। ओके, एंड इसके बाद प्रोसेस क्या होता है, यानी कि जो युग्मनज बना, युग्मनज के बाद क्या होगा, उसका अगला स्टेप हम लोग देखते हैं, तो वो होगा बीजाणु उद्भिद। क्या होगा, बीजाणु उद्भिद होगा। तो यहां पर भी आप लोग बीजाणु उद्भिद को इस तरह से लिखना, उद्भिद, उद्भिद इस तरह से लिखना, ठीक है। ओके, तो दूसरा स्टेप क्या आता है, बीजाणु उद्भिद। युग्मनज के बाद दूसरा स्टेप आता है बीजाणु युद्भिद। बीजाणु युद्भिद क्या होता है, युग्मनज, एक मिनट मैं इसको जूम कर लेता हूं। ओके, युग्मनज से यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो युग्मनज बना था, अब उससे आगे प्रोसेस चलेगा, ठीक है। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। किससे विकसित हो रहा है, युग्मनज से। युग्मनज क्या था, 2n था, द्विगुणित था। क्या था, द्विगुणित था। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है, इसीलिए ये भी क्या होगा, द्विगुणित होगा। ओके, यह द्विगुणित होता है, ये क्या होता है, द्विगुणित होता है और मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु बनाता है। क्या करता है ये, फिर देखो, युग्मनज से ये विकसित हुआ बीजाणु उद्भिद जो कि द्विगुणित है। ओके, एंड ये मियोसिस करता है। क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या होता है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है मियोसिस का मतलब, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब चलिए अर्धसूत्री विभाजन को समझ लेते हैं कि अब ये क्या चीज है। अर्धसूत्री विभाजन ये क्या चीज है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब भी कोई कोशिका है, कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, ये नॉर्मली द्विगुणित होती है। हमेशा शुरुआत से ही ये द्विगुणित होती है। तो ये जो मियोसिस है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, एक तरह का काम है। ये होता कैसे उसको समझते हैं। जो नॉर्मल कोशिकाएं होती है वो शुरुआत से ही द्विगुणित होती है। अब जब इन कोशिकाओं को प्रजनन करना होता है, यानी कि अपनी कोशिकाओं में वृद्धि करनी होती है, तो ये कोशिका विभाजन करते हैं। यानी यही एक कोशिका नमन करके अलग होता है धीरे धीरे और अलग कोशिकाओं में बढ़ जाता है इस तरह से। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं विभाजन। क्या कहते हैं, विभाजन। और इस विभाजन के दौरान अगर गुणसूत्र का संख्या, ये जो 2n है ये गुणसूत्र का संख्या दिखाता है, तो अगर गुणसूत्र का संख्या सेम रह जाए, यानी कि ये विभाजन जब हुआ तो दो कोशिका बना। अब दोनों कोशिका के पास जैसे इसके जनक में जैसे पहले 2n था, वैसे ही 2n इसके पास गुणसूत्र रह जाता है, यानी कि द्विगुणित रह जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिटोसिस। क्या बोलते हैं, मिटोसिस कहते हैं, यानी समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कोशिका था जिसके पास 2n गुणसूत्र की संख्या थी, लेकिन अब ये जो विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, इसमें जो इसके पास कोशिकाएं बन रही है, इसके पास गुणसूत्र की संख्या 2n ना होकर के आधा हो जाता है, n बचता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। ओके, और इतना याद रखना है कि जो मियोसिस होता है इसमें अंतिम उत्पाद 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। यानी कि इसमें मियोसिस जो होता है डबल स्टेप्स में होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ओके,
डबल स्टेप्स में होते हैं। और जो लास्ट वाला जो संतति का लाइन होता है, 4 संतति का निर्माण होता है और सबके पास गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, यानी अगुणित हो जाती है। पेरेंट के पास द्विगुणित होती है, बाकी सबके पास अगुणित हो जाती है। ओके, तो अब जब हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ रहे थे तो जो युग्मनज बना था वो क्या था, वो था द्विगुणित। युग्मनज क्या था, ये द्विगुणित था, जिससे वो विकसित होकर के क्या बनाया, बीजाणु उद्भिद बनाया। जो भी क्या है वो भी क्या है, द्विगुणित है। और ये मियोसिस करता है, क्या करता है, मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसमें ये अपने गुणसूत्रों की संख्या को आधी कर लेगा और ये बना देगा क्या, बीजाणु बनाएगा। क्या बना देगा, बीजाणु। इसीलिए अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा बीजाणु। और जो बीजाणु बनाया है ये किस प्रक्रिया द्वारा बनाया है, मियोसिस प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, मियोसिस प्रक्रिया द्वारा। इसलिए जो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसलिए ये गुणसूत्र का संख्या यहाँ n लिखा हुआ है, यानी ये अगुणित हो गया है। क्या हो गया है, अगुणित हो गया है। ओके, तो बीजाणु के बारे में डिटेल यहाँ फर्दर पढ़ते हैं। ओके, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद, कौन, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद, जो कि सेम चीज हम लोग यहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद मियोसिस करता है, क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस करके क्या बनाता है, अगुणित बीजाणु बनाता है। क्या बना रहा है, अगुणित बीजाणु बना रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया। पहले क्या था, युग्मनज था। युग्मनज विकसित होकर के बीजाणु उद्भिद बनाया। अब बीजाणु उद्भिद मियोसिस करता है, उससे क्या बनाता है, अगुणित बीजाणु बनाता है। और ये स्वतंत्र रूप से अंकुरित होते हैं। क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से अंकुरित होते हैं। कौन होता है अंकुरित, बीजाणु होता है। कौन होता है, बीजाणु होता है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, इसके बाद होता है युग्मको उद्भिद। क्या होता है, युग्मको उद्भिद। युग्मको उद्भिद होता क्या है, बीजाणु के अंकुरन से। अभी जो बीजाणु बना था ये क्या हो रहा था, अंकुरित हो रहा था स्वतंत्र रूप से। अब जो अंकुरन होगा, बीजाणु के अंकुरन से युग्मको उद्भिद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे ही बीजाणु अंकुरित होगा तो क्या बन जाएगा, युग्मको उद्भिद बन करके रेडी हो जाएगा। तो अब इस केस में होता क्या, बीजाणु के अंकुरन से युग्मको उद्भिद बनता है। यह नर और मादा युग्मक बनाता है। यानी कि जब बीजाणु अंकुरित हुआ, जब वो अंकुरन जैसे उसमें हुआ तो वो युग्मको उद्भिद का निर्माण किया। बीजाणु भी अगुणित था n, युग्मको उद्भिद भी अगुणित है n। एंड जैसे युग्मको उद्भिद बना तो युग्मको उद्भिद अब आगे चल करके नर युग्मक या फिर मादा युग्मक का निर्माण करेगा। अब जैसे वो नर या मादा युग्मक का निर्माण करता है तो वो नर और मादा युग्मक आपस में जुड़ेगा, यानी कि वो संलयन करेगा, जिसका हम लोग नाम देंगे युग्मक का संलयन। किसका संलयन, युग्मक का संलयन। और जब युग्मक का संलयन होगा, यानी नर और मादा युग्मक का जब संलयन होगा तो फिर से वापस युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। ओके, यानी फिर से वही काम शुरू हो जाएगा। जैसे नर है और मादा है, इसका युग्मक का निर्माण हुआ। कब हुआ, युग्मको उद्भिद जैसे बना वो विकसित होकर के नर और मादा युग्मक का निर्माण किया। जैसे नर और मादा युग्मक का निर्माण हुआ तो वो आपस में संलयन होकर फिर से युग्मनज बना लेता है, जो कि द्विगुणित होता है। ओके, और चक्र पुनः शुरू हो जाता है। चक्र क्या होता है, पुनः शुरू हो जाता है। यानी जहाँ से शुरू हुआ था वहीं, जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से फिर शुरू हो जाता है। जहाँ शुरू हुआ था खत्म होता है, जो भी बोलो सब अच्छा ही। यानी युग्मनज से पहले बना बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद से बना बीजाणु, बीजाणु से बना युग्मको उद्भिद, युग्मको उद्भिद से युग्मक बना और फिर हुआ युग्मक संलयन। एंड युग्मक संलयन होते ही युग्मनज का निर्माण हो गया। और युग्मनज का निर्माण जैसे हुआ फिर बीजाणु उद्भिद, और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है जो पादप होते हैं उनके जीवन चक्रों में। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं जीवन चक्र की प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको, जीवन चक्र की प्रक्रिया। एंड लास्ट टॉपिक आता है कि ये जो जीवन चक्र का प्रक्रिया है, ये जो जीवन चक्र का प्रक्रिया है, इसे पूरी तरह से, यानी इसको सम्मिलित रूप से सारे प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसको कहते हैं संतति एकांतरण। क्या कहते हैं, संतति एकांतरण। यानी यह पूर्ण चक्र, यह संपूर्ण चक्र, यानी पूरा जो चक्र चल रहा था यह संपूर्ण चक्र, जिसमें द्विगुणित बीजाणु उद्भिद और अगुणित बीजाणु युग्मको उद्भिद
एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं, संतति एकांतरण कहलाता है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, बट नॉट द लीस्ट। वो क्या है? वो है विविधता। क्या है? विविधता। पादपों के विभिन्न वर्गों में विविधता किस तरह से है, जैसे कुछ विशेषताएं हैं, और जितना भी यानी कि 5 वर्गों में हम लोगों ने बांटा था पादपों को, उनके बारे में हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे। जैसे जो शैवाल है उसमें युग्मको उद्भिद होता है, जो कि स्वतंत्र रूप से होता है। किस तरह से? स्वतंत्र रूप से। और ब्रायोफाइट्स में भी युग्मको उद्भिद होता है, लेकिन वो बीजाणु उद्भिद पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? बीजाणु उद्भिद पर निर्भर रहता है। और टेरियोफाइट इसमें बीजाणु उद्भिद होता है, लेकिन वो स्वतंत्र होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसमें भी बीजाणु उद्भिद होता है, और ये सब स्वतंत्र होते हैं। ओके, सिर्फ इतना याद रखना है आप लोग को कि जो शैवाल होता है इसमें युग्मको उद्भिद होता है, ब्रायोफाइट इसमें भी युग्मको उद्भिद होता है। शैवाल और ब्रायोफाइट में युग्मको उद्भिद होता है, लेकिन शैवाल स्वतंत्र होता है, यानी शैवाल का जो युग्मको उद्भिद है वो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ब्रायोफाइट का युग्मको उद्भिद है, इसको ये जो डिपेंड होता है बीजाणु उद्भिद पर। किस पर डिपेंड होता है? बीजाणु उद्भिद पर डिपेंड होता है। और बाकी टेरियोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सभी में बीजाणु उद्भिद होता है, और सभी के सभी स्वतंत्र होते हैं। तो इसी के साथ जो आपका क्लास 12th का जो चैप्टर 2 था, इसमें पादप जगत के बारे में जितना भी डिटेल दिया गया था, हमने सारे टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए हम लोग चैप्टर 3 जब पढ़ रहे होंगे तो और भी ज़्यादा इसमें जानकारी हम लोग पाएंगे, ग्रहण करेंगे, ताकि और अच्छे से हम लोग चीज़ों को समझ सकें। एंड गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।